रेनू की शादी 5 साल पहले गौरव के साथ हुई थी। उसके ससुराल में रेनू, उसके पति, सास ससुर, देवर और देवरानी रहते थे। रेनू की सास आशा देवी गौरव की सौतेली माँ थी। गौरव जब 2 साल का था तभी उसकी माँ चल बसी थी। 6 महीने के अंदर गौरव के पिता ने दूसरी शादी आशा जी के साथ कर ली थी, जिससे उनका एक अपना बेटा है। माँ ने गौरव को कभी अपना बेटा नहीं माना और ना ही रेनू को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। उनकी नज़रों में वे दोनों ही उस परिवार पर, उस घर में बोझ थे। आशा जी के लिए बस उनका एक ही बेटा और एक ही बहू है। आशा जी अपनी बहू से कोई भी काम नहीं करवाती थी। बहू पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर बस खाती पीती रहती थी। आशा जी ने कभी भी अपनी बहू से एक गिलास पानी तक नहीं मांगा था। और रेनू पूरे दिन घर में यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती। पूरे घर की जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, और पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और पूरे परिवार के कपड़े भी रेनू ही धोती थी। इतना कुछ करने के बाद भी आशा जी कभी भी रेनू से प्यार के 2 शब्द नहीं बोलती थी। वह तरस जाती थी कि कभी वह मुझे अपनी बहू कहकर बुलाएगी, लेकिन उसने तो कभी उसका नाम ही नहीं लिया। उसका नाम ही कलंकिनी रखा था। जब भी कोई काम होता था तो तुरंत कहते थे, अरे कलंकिनी कहाँ मर गई। रेनू के लिए उनकी यही बोली थी। उनकी नज़रों में रेनू उनकी बहू तो नहीं थी, लेकिन एक इंसान भी नहीं थी। ना उसकी कोई भावना थी, ना उसकी कोई कीमत थी। ना उसके आंसू थे, ना उसका दिल था जो रोता भी। पूरे दिन सुबह से 5 बजे से उठकर वह घर के कामों में लग जाती। उस घर में सबसे पहले रेनू ही उठती थी। देवरानी को तो जैसे घर का कुछ पता ही नहीं। वह 7 बजे तक सोती थी और रेनू की हिम्मत नहीं होती। 5 बजते ही आशा जी सुबह सुबह गालियाँ देकर ही उठा देती। अरे महारानी, उठोगी या पलंग ही तोड़ती रहोगी? सोती ही रहोगी या घर के कोई काम भी होंगे? डर के मारे वह तुरंत ही उठकर बैठ जाती। फिर सुबह से शुरू हो जाती रेनू के दिन की दिनचर्या। सुबह झाड़ू पोंछा, फिर सबके लिए चाय, नहाने के बाद सबके कपड़े धोना, फिर नाश्ता बनाना, बर्तन धोना। पूरा दिन ऐसे निकल जाता। अगर दोपहर को सबको खिलाने पिलाने के बाद 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में लेट जाती, तो आशा जी पीछे से 1000 गालियाँ देना शुरू कर देती। रेनू के पति गौरव कोई भी नौकरी करते तो 2-4 महीने तक चलती, फिर छूट जाती और वह घर बैठ जाता, जिसका कसूरवार रेनू को ही माना जाता। आशा जी चिल्लाती रहती कि पति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए बार बार नौकरी छुड़वाकर घर बुला लेती है। इसके खर्चे तो उठाओ, इसके पति के भी उठाओ। दोनों को घर बैठकर मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी है। गौरव को कभी भी सूखी रोटी पसंद नहीं थी। उन्हें हमेशा घी लगी रोटी ही चाहिए होती थी। और रेनू अपनी सास से छुपाकर गौरव की रोटी पर घी लगा देती। और अगर कभी आशा जी देख लेती तो रेनू के हाथ से डब्बा छीन कर ले जाती और जाकर अलमारी में बंद कर देती। उस समय रेनू पर क्या बीतती वह बता नहीं सकती। उस घर में पूरा परिवार घी से चुपड़ी रोटी खाता और बस रेनू और गौरव थे जिन्हें घी वाली रोटी कभी नसीब नहीं होती थी। ऐसा सब होने के बाद रेनू गौरव से लड़ पड़ती थी कि अगर आज आप नौकरी कर रहे होते तो कम से कम 2 वक्त की रोटी चैन से तो नसीब होती, और आज गौरव के इस तरह बैठे रहने से उसकी ज़िंदगी भी नरक हो गई है। रोज़ ऐसे 2 रोटी खाकर 4 रोटियों की गालियाँ सुन सुनकर वह पागल हो गई थी। वह कहती, अब तो कम से कम हमारी हालत पर कुछ तरस खाओ, कहीं जाकर कुछ कमाओ। हम टूटी फूटी झोंपड़ी में भी रह लेंगे, नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन ऐसे सुख नहीं चाहिए।
गौरव रेनू की बातों पर चिढ़ जाता है, सर पीटने लगता है और बोलता है, क्या करूं, कहाँ से लाऊं? नौकरी नहीं मिल रही, इतनी कोशिश तो कर ली, अब नहीं मिल रही है तो क्या करूं? तो रेनू बोलती है, तो लो, यह सूखी रोटी खाओ, घी वाली रोटी खाने की आदत भी छोड़ दो। कहते हुए उसने गुस्से में खाने की थाली उसके आगे पटक दी और सासू माँ की सारी बातें भी उन्हें बताईं कि कैसे सासू माँ ने उसके हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया और ताले में बंद कर दिया। इतना सुनते ही गौरव गुस्से में अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, माँ की अब इतनी हिम्मत हो गई है कि वह मेरे खाने के लिए घी नहीं देती है, घी को ताले में रखती है। गौरव को लगा कि पापा माँ को कुछ कहेंगे, लेकिन पापा की बातें सुनकर गौरव अपना सर पकड़ लेता है। पापा कहते हैं, ऐसा कौन सा काम कर दिया है तुमने जो तुम्हें घी खिलाया जाए? घी खाने के लिए तो मेहनत की ज़रूरत होती है और तू निकम्मा पूरे दिन यहाँ वहाँ काट देता है, तुझे घी की क्या ज़रूरत है? कहते हुए पापा भी वहाँ से चले जाते हैं। पापा की बातें सुनकर गौरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहीं सर पकड़कर बैठा अपनी किस्मत पर फूट फूट कर किसी छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। रेनू दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। गौरव का रोना देखकर रेनू का भी कलेजा फट गया और वह रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन गौरव नौकरी की तलाश में निकल गया। इस बार वह कहीं दूर दूसरे शहर में जा रहा था। रेनू भी भगवान से दुआएं मांग रही थी, भगवान ऐसी नौकरी लगाना कि फिर ना छूटे। गौरव के जाते ही अगले दिन अचानक रेनू को तेज़ बुखार हो गया। पूरा बदन तप रहा था, आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी, दर्द से सर फटा जा रहा था। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, आज तो महारानी को उठाया ही नहीं। तो महारानी उठी नहीं, 5:30 बज गए हैं। अरे महारानी सोई है या मर गई? अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। कहते हुए सासू माँ रेनू के कमरे में आती है। उनकी तीखी बातों से रेनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल भी हिलने की ताकत नहीं बची थी रेनू के अंदर। पूरा शरीर तप रहा था, मुंह से कराहने की आवाज़ भी आने लगी। सासू माँ उसके कमरे में आती है तो रेनू के ऊपर से रज़ाई खींचकर फेंक देती है। एकदम रेनू कांप उठी थी और सासू माँ ना जाने क्या क्या बातें बोली। उसे कौन कौन सी गालियाँ दिए जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें जो बंद हुई तो सीधा अस्पताल के बेड पर खुली। उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला था। 2 दिन बाद अस्पताल से घर जाकर बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता आराम करने को मिला, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, जिसके चलते देवरानी को खाना बनाना पड़ता था। लेकिन वह रेनू के लिए 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं आई। कोई खाना निकाल कर भी देने वाला नहीं था। जब सब लोग खाना खा लेते तो सासू माँ की आवाज़ आती, अरे महारानी तू भी खाना खा लेना। बस इतना ही ध्यान रखती थी वह रेनू का, चाहे इसके बाद फिर वह खाना खाए या ना खाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे 1 हफ्ता बीता। 1 हफ्ते बाद ही सासू माँ चिल्लाने लगी, अरे महारानी क्या पूरी ज़िंदगी ही आराम करना है? 10 दिन से बैठी हो, अब हाथ पैर हिलाओगी, घर के काम संभालोगी, सारा पैसा खा गई दवाई में। निकम्मा पति ना जाने कहाँ भेज दिया, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। अपने पति से दवाई के पैसे मांगकर दे देना, इतना तो कर सकता है ना वह नालायक। कम से कम अपनी पत्नी की दवाई के खर्चे तो उठा सकता है, बाकी तो हमारे ऊपर पड़ा ही है। इतनी तीखी बातें, इससे अच्छा सासू माँ उसे जहर देकर मार देती, एक बार में ही उसकी कहानी ख़त्म हो जाती। ऐसे तिल तिल कर मरने से तो अच्छा होता कि वह अपने आप को मार डालती। बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सासू माँ के चिल्लाने पर काम करने के लिए उठ गई, लेकिन
खड़े होते ही चक्कर से आने लगे। रेनू के कमरे में पूरा 1 हफ्ता हो गया था, किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाया था। सबसे पहले उसने झाड़ू उठाया और अपने कमरे की सफाई शुरू की, लेकिन सफाई करते करते अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इस बार डॉक्टर घर पर बुलाया, क्योंकि सासू माँ का कहना था कि अस्पताल के खर्चे हम नहीं उठा सकते। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। यह बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, इनको अच्छा खान पान के साथ साथ आराम भी देना होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर सासू माँ का पारा जैसे 7वें आसमान पर पहुँच गया था। डॉक्टर के जाने के बाद वह रेनू के कमरे में गई और अपने शब्दों के तीखे बाण उसके दिल में चुभोते हुए कहने लगी, अरे ओ कलंकनी, तू कब तक हम पर ऐसे बोझ बनकर रहेगी? अब तो अच्छी खासी बीमारी पकड़ कर बैठ गई है, तो हम तेरी सेवा करेंगे क्या? या तो जाकर किसी कुएं में डूब मर, या अपने निकम्मे पति को बुला ले, चली जाओ उसके साथ। चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ना जाने कौन से जन्म का पाप था जो तुम लोगों की शक्ल को बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनी सास की बातें सुनकर रेनू लगातार रोती जा रही थी। उसे तकलीफ़ इस बात की थी कि इतनी बीमारी में भी सासू माँ उसे उल्टी सीधी बातें सुना रही थी। क्या उसके सीने में दिल नहीं है, या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उस औरत के अंदर? अरे इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसे वह अपनी बहू के साथ कर रही है। तभी पीछे से गौरव की आवाज़ आई, वह क्यों मरेगी माँ, मेरे रहते हुए? रेनू ने पलट कर देखा तो पति को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक यही तो था जो उसकी नाराज़गी, उसका गुस्सा, उसका प्यार सब कुछ सह लेता था। तभी गौरव ने कहा, रेनू चलो, अब हम यहाँ इन दरिंदों के बीच में एक पल भी नहीं रह सकते। जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम नमक के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन इस नर्क से दूर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। रेनू ने एक पल की भी देरी किए बिना कपड़े पैक किए, और तो ढंग का उसके पास था नहीं। जो भी पति पत्नी के कुछ कपड़े थे लिए, और लेकर रेनू अपने पति के साथ वह घर, वह परिवार, वह दुनिया छोड़कर अपनी एक नई दुनिया में चली गई, जहां उसे किसी की जली कटी सुनने को नहीं मिलेगी, किसी के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ जैसे भी होगा चैन से तो रहेंगे, रूखी सूखी ही सही, कम से कम चैन की रोटी तो खाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।